हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त मौज बाहर, एकदम गजब, धांसू, बिंदास, हंसते रहें, स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें। ठीक है। देखिए, हालांकि मुझे स्ट्रीमिंग करनी थी, बट क्योंकि नया चैनल करा है तो नया चैनल बनाया है, तो उसमें मैं चाहूंगा कि आप सबका सपोर्ट रहे। और उसी चैनल में वो चैनल थोड़ा सपोर्ट नहीं करा तो टेक्निकल इशू हुआ। दैट वाई आज मैंने आपके लिए प्रीमियर सेट करा है। देखते हैं प्रीमियर हमारा कैसा रहता है, आप सबको समझ में आएगा। अब तक हम एक चैप्टर कवर कर चुके हैं और जिसमें हमने क्लासेस में ऑल्टरनेटिव ली थी, एक दिन ली थी, एक दिन नहीं ली थी, एक दिन ली थी, एक दिन नहीं ली थी क्लास। आज और क्योंकि हमारा ये था कि भाई हमें नवंबर दिसंबर टाइम में कॉस्ट अकाउंटिंग फाड़ देनी है, नंबर अच्छे ला देने हैं, बात खत्म हो जाती है। तो उस चीज को चलते हुए आगे बढ़ाते हुए आज अब हम रेगुलर क्लासेस करने वाले हैं और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को आज हम शुरू करेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एक्चुअली क्या है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, एक चैप्टर है आपकी बुकों में, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं हमारे, एक आ जाता है रिकंसिलेशन ऑफ स्टेटमेंट, जिसके आज हम बात करने वाले हैं। एक आता है इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। मोस्टली हम क्या करते हैं टीचर्स कि इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, मतलब इसके एक ना करके दो चैप्टर बना देते हैं कुल मिलाकर। ठीक है ना। और दोनों ही आसान है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। फिलहाल अभी हम इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा ज्ञान और होना जरूरी है। रिकंसिलेशन हम कर सकते हैं क्योंकि रिकंसिलेशन हमने ऑलरेडी पहले भी सीखा हुआ है। रिकंसिलेशन क्या है? रिकंसिलेशन हमने सीखा था, हाँ याद आ रहा है, BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। याद आ रहा है कुछ? या तो नहीं आ रहा? ठीक है। उस बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में तुम क्या करते थे, अपनी कैश बुक को और अपनी पासबुक को रिकंसाइल करते थे। क्लास 11 के अंदर भी वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने, फाउंडेशन के अंदर भी वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था आप सभी ने, क्लियर है ही नहीं है? तो वही चीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी रिकंसिलेशन है, बट वहां होता था बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। कैसे कि भाई कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो सेम होना चाहिए, बट वो सेम नहीं आता कुछ कारणों से। वो कारण दो होते हैं, या फिर एरर या टाइमिंग डिफरेंस। किन कारणों से हमारी कैश बुक और पासबुक मैच नहीं कर रही है, उन कारणों को हम एक स्टेटमेंट के अंदर दिखाते थे जिसका नाम होता था बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, BRS। बोलो हाँ या ना। सिमिलरली यहां पर भी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनता है, रिकंसिलेशन अकाउंट, क्लियर? रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट्स होता है। रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट्स क्या? रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब रिकंसिलेशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। क्लियर है नहीं है? तो देखिए कहानी की शुरुआत हम कर रहे हैं फटाफट से। स्टडी मैथ के क्वेश्चंस को कवर करेंगे आज जल्दी से, अच्छे से तरीके से। चलिए चलो देखिएगा। तो यहाँ पर आज हम जो बातें करने वाले हैं, मैंने बोला ना किसकी बात करने वाले हो आप यहाँ पे बात करने वाले हो रिकंसिलेशन, 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 रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट्स, रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट। यहाँ पे कौन सा अकाउंट की बात होने वाली है? रिकंसिलेशन बिटवीन टू अकाउंट्स। भाई आपने दो अकाउंटिंग पढ़ ली है, एक आपने 11 से पढ़नी शुरू करी थी विच इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और एक आपने पढ़ा था कौन सा, जो आप अभी पढ़ रहे हो मुझसे, वो कौन सी है? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर ही नहीं है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। आप इसे ऐसा भी कह सकते हो, रिकंसिलेशन बिटवीन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कॉस्ट रिकॉर्ड। फाइनेंशियल रिकॉर्ड और कॉस्ट रिकॉर्ड, बात क्लियर होगी नहीं होगी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग की कॉस्ट रिकॉर्ड। एक्चुअली में रिकंसिलेशन है क्या? देखो एक्चुअली क्या है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग काम करती हैं। इसकी अपनी टर्मिनोलॉजी, इसकी अपनी टर्मिनोलॉजी है। अगर हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसकी बात करती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बात करती है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग की बातें करती है।
आप ऐसा समझिए बहुत आसान भाषा में कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाहर वाले लोगों को भी दिखाई जाती है, बाहर वाले लोग जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं कंपनी के, उन सबको दिखाई जाती है। आप सभी ने पढ़ा भी था कि कंपनी के दो तरीके के यूजर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, घर वाले और बाहर वाले। तो उनके साथ जो डीलिंग करने में जो मदद मिलती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। बात कर लोगे हुई जो मतलब बाहर वालों को, मैं कह सकता हूँ कि सरकार को, मैं कह सकता हूँ बैंक वालों को, मैं कह सकता हूँ इन्वेस्टर्स को, मैं कह सकता हूँ लेंडर्स को, मैं कह सकता हूँ क्रेडिटर को, मैं कह सकता हूँ पब्लिक को, जो रिपोर्टिंग देने का काम करती है, उनके मतलब की बात बताने का काम करती है, वो बात करती है कौन? फाइनेंशियल अकाउंटिंग काम करती है। क्लियर नहीं है? एम्प्लॉय को, मालिक को, जो एक तरीके से कंपनी का ओवरऑल एक रूप बता रही कंपनी कैसे चल रही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग काम करती है। लेकिन इंटरनली बात करें, इंटरनली सिर्फ अंदर की बात, बाहर रिवील नहीं हो रही वो वाली बात है, वो बात कहां पर आती है? कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग अंदर के मेजर बेसिक जमीनी स्तर के, ये मान के चलो उसकी नींव के सारे डिसीजन लेने में मदद करती है। बात के लिए एक एक्यूरेट डिसीजन लेने में मदद करती है। बात के लिए हो गई नहीं हो गई, जैसे कि कोई प्रोडक्ट बनाए तो ना बनाए, क्यों बनाए, कैसे बनाए, ठीक है ना, कितनी कॉस्टिंग आएगी, कितनी मतलब एक अच्छी कॉस्टिंग के ऊपर एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है, किस तरह की पब्लिक के लिए बनाना है, ये सब कहां पर आते हैं मेरे बेटे जी? ये कॉस्ट अकाउंटिंग का ही कहीं ना कहीं एक पार्ट होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग काम करती है। दोनों के काम करने का तरीका जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। क्लियर है? इसका कहीं कहीं सिमिलर होते हैं, कहीं कहीं डिफरेंस हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं छोटे से एग्जाम्पल की बात करूं, आप सभी ने पढ़ा था क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं अपना इन्वेंट्री वैल्यूएशन में सीए फाउंडेशन के अंदर पढ़ा था आपने। अब क्या कहा गया था? ये कहा गया था कि भैया इंडिया के अंदर तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, ठीक है ना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर इंडिया के अंदर तो या तो फीफो लगाओ या वेटेड लगाओ, लीफो नहीं लगा सकते। तो भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर वही वाली बात है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर काम करता है AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, और वो 2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन में काम करता है, और वो 2 यही कहता है कि भैया लीफो नहीं लगाना, फीफो लगा ले, वेटेड लगा ले, इंडिया में ही चलेगा। इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या तो हम फीफो फॉलो करते नजर आते हैं या वेटेड करते नजर आते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग एएस को नहीं मानता। पहले कॉस्ट अकाउंटिंग अपने अकॉर्डिंग चलता है, इसके अंदर क्या चलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये कहता है कि मैं लीफो भी लगा सकता हूं, अगर मुझे बेटर डिसीजन लेना है तो आई कैन अप्लाई लीफो मेथड। बात के मैं लीफो लगाऊं, मैं फीफो लगाऊं, मैं स्वतंत्र हूं। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो ये लीफो के अकॉर्डिंग काम करे, वो फीफो के अकॉर्डिंग काम करे। आप देख रहे हैं इनकी पॉलिसीज में डिफरेंस आ रहा है। जब इनकी पॉलिसीज में डिफरेंस आ रहा है ना, तो इसका क्लोजिंग स्टॉक और इसका क्लोजिंग स्टॉक सेम नहीं आएगा, बदल जाएगा, क्योंकि स्टॉक वैल्यूएशन इन्होंने बदला है, उसकी मेथड, उसकी टेक्निक को इन्होंने बदला है। बात क्लियर हो गई हो गई? कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो सिर्फ क्या होते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही आते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करूं कि आप जो डिबेंचर या शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देते हो, ये डिविडेंड रिसीव करते हो या इंटरेस्ट देते हो, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही आता है। डिबेंचर को इश्यू करने की, शेयर को इश्यू करने की जो कॉस्ट है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही आता है। क्लियर नहीं? बैड डेट, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही आता है। बात क्लियर हो गई? ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नहीं आता। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे इनकम, कुछ ऐसे प्रॉपर एक्सपेंस, प्रॉपर इनकम, प्रॉपर एक्सपेंस जो सिर्फ फाइनेंशियल से रिलेटेड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है, उनका कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई मतलब नहीं रहता है। तो कुछ इनकम, कुछ एक्सपेंस इधर है बट इधर नहीं है, तो क्या होगा? इधर का और इधर का जो प्रॉफिट आएगा वो अलग अलग आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? तो मेरे कहने का मतलब पता क्या है कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो उसके द्वारा निकाला गया प्रॉफिट, और व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स यूजिंग कॉस्टिंग मेथोडोलॉजी, तो उसके द्वारा निकाला गया प्रॉफिट। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग जो प्रॉफिट दे रही है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो प्रॉफिट दे रही है, ये दोनों प्रॉफिट क्या हो सकते हैं मेरे बेटे जी? वो कह सकते होते ही हैं नॉट टैली, मैच नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी पॉलिसीज में अंतर आता है। तो सवाल यहां आता है ये जिन रीजंस के कारण मैच नहीं कर रहे हैं, ये जिन रीजंस के कारण मैच नहीं कर रहे हैं, क्लियर है, उनके लिए हम क्या बनाते हैं? एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ये जिन रीजंस के कारण मैच नहीं कर रहे हैं उनके लिए हम क्या बनाते हैं? एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग द्वारा दिया गया प्रॉफिट
फाइनेंशियल अकाउंटिंग द्वारा दिया गया प्रॉफिट मैच नहीं कर रहे हैं। ऐसे कौन से इनकम, कौन से एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब कॉस्ट भी कह सकते हो, ऐसे कौन से कॉस्ट, ऐसे कौन सा रेवेन्यू है जिनकी वजह से मैच नहीं कर रहे हैं, डिफरेंस पैदा हो रहा है। डेप्रिसिएशन में भी एक डिफरेंस, इसके अकॉर्डिंग लगाया गया डेप्रिसिएशन, इसके अकॉर्डिंग लगाया गया डेप्रिसिएशन, अलग अलग हो सकता है, पर ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं मेरे बेटा जी जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग द्वारा दिया गया प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग द्वारा दिया गया प्रॉफिट आपस में मैच नहीं करता है। और वो किन कारणों से मैच नहीं कर रहा है उनके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है मेरे बेटा जी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आ गया तो आपको यहाँ पर एक अकाउंट बनवाया जाएगा, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, मतलब उन प्रॉफिट, उन रेवेन्यू और उन एक्सपेंस, उन कॉस्ट को दिखाया जाता है उसके अंदर कि जिसकी वजह से कॉस्ट और फाइनेंशियल में डिफरेंस पैदा हो रहा है। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आ गया ना, तो तुमको मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाना चुटकी में सिखा दूंगा, चुटकी में। बात क्लियर होगी नहीं होगी? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? इसे बोलते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी स्टडी मॉड्यूल ओपन करा हुआ है, स्टडी मॉड्यूल में आपका लिखा हुआ है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, मतलब वही कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच का रिकंसिलिएशन की हम बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे कि पहला क्या लिखा है, आइटम दैट ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, मतलब खाली फाइनेंशियल में ही इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि मतलब प्योरली फाइनेंशियल, प्योरली ये पूरे वो खर्चे जो फाइनेंशियल में आते हैं आपको कॉस्टिंग में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लिया या बैंक से मॉर्गेज करने पे लोन लिया या ऐसे सिक्योर्ड किसी प्रकार का लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट जा रहा है। एक्सपेंस एंड डिस्काउंट इशू, मतलब जो भी आप शेयर को इशू करने में, डिबेंचर को इशू करने में खर्चे कर रहे हो, डिस्काउंट कर रहे हो। अदर कैपिटल लॉसेस, लॉस बाय फायर नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी, लॉसेस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, एक्सपेंस ऑफ द कंपनी शेयर ट्रांसफर ऑफिस, एक्सपेंस ऑफ द कंपनी शेयर ट्रांसफर, है ना, मतलब कोई भी ऐसा ट्रांसफर खर्चा और ट्रांसफर के एक्सपेंस हो रहे हैं तो वो सारी चीजें होती हैं। बात के लोग प्योरली फाइनेंशियल इनकम, मतलब वो इनकम जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखने को मिलती है, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट का देना या लेना, कुछ भी कह सकते हो, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल, ऊपर लॉस का नीचे प्रॉफिट, ट्रांसफर फी रिसीव्ड या रेंट रिसीव, मतलब प्रॉपरली वो फाइनेंशियल है जिसका कॉस्टिंग से कोई डेटा रिलेटेड नहीं है। क्लियर है? देखो जी, अब यहाँ पे ऐसे आइटम भी लिखे गए हैं कि जहां पे लिखा आइटम इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट ओनली, मतलब आप देख रहे हैं जो फाइनेंशियल में रिकॉर्डेड है बट कॉस्टिंग में रिकॉर्ड नहीं हो रहा, डिफरेंस पैदा होगा। मेरा मकसद ये है कि आपको ये बताना कि ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैच नहीं करती। तो कुछ डेटा जो फाइनेंशियल में रिकॉर्डेड है कॉस्टिंग में रिकॉर्डेड नहीं है, फाइनेंशियल में रिकॉर्डेड है कॉस्टिंग में रिकॉर्डेड नहीं है, तो उससे डिफरेंस पैदा हो गई होगा। बात क्लियर हो गई होगी? आगे बढ़ते हैं। आइटम रिकॉर्ड, देखो आइटम इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट ओनली, नोशनल एक्सपेंस। देखो नोशनल एक्सपेंस को ना मैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह के नाम से भी बोल सकता हूँ। अगर आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा होगा ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता था, टू गेन समथिंग, जो किसी चीज को पाने के लिए जो आपने खोया वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सही बात ये नहीं है? किसी चीज को पाने के लिए जो आपने खोया। अब ऑब्वियस बात है मैं यहाँ क्यों खड़ा हुआ, अगर आप मेरी इंटेंशन समझेंगे तो भाई ऑब्वियस बात है मैं यहाँ पे अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज, अपनी नॉलेज आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। जितना ज्ञान भगवान ने मुझे दिया है, जितना मैंने पढ़ के कमाया है, जितना मैंने आपकी इस फील्ड में, जो फील्ड की आप तैयारी कर रहे हैं इस फील्ड में मैंने कमाया, वही सारी बातें मैं आप सभी के साथ क्या कर रहा हूँ मेरे बेटे जी, साझा कर रहा हूँ, बट ऑन नॉन मॉनेटरी टर्म्स, सिर्फ प्यार मोहब्बत में कर रहा हूँ आपके। लेकिन मेरा अंदर से क्या है कि लोग मुझे जाने पहचाने, बात खत्म। बस मेरा इतना ही पर्पस और कुछ नहीं है। मतलब मैं कुछ नहीं है तो ये मान के चलो कि जब इस दुनिया को छोड़े तो एटलीस्ट ये लगे कम से कम कि 1000-2000 बच्चे ये तो कहें हाँ यार इनसे हम पढ़े थे। बात क्लियर होगी नहीं होगी? मेरा मकसद सिर्फ इतना सही है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? अब यहाँ पर कहानी क्या आती है, यानी कि कहने का क्या है, मैं इस टाइम पर कुछ और भी कर सकता था, लेकिन मैं आप सभी के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वक्त 9:30 बजे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, 9:15 बजे मेरी क्लास थी, टेक्निकल इशू आ गया तो 9:30 बजे मैंने कहा छोड़ो, प्रीमियर लगाएंगे, बात खत्म, रिकॉर्ड करो बच्चे के लिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब मैंने यहाँ पर क्या काम करा, मैं कुछ और भी काम कर सकता था, वहां से मैं कमा सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप सभी को कमा रहा हूँ मैं। बात क्लियर हो गई नहीं होगी? तो यानी कि जो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ वही मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आई नहीं है? क्लियर ही नहीं है? जैसे ये मेरा अपना प्लेस है, ये मेरा अपनी जगह है, अब मैं इस जगह को ऑक्यूपाई करके खुद के लिए काम कर रहा हूँ, बट मैं अगर किसी को रेंट देता, तो किसी को रेंट पे टेनेंट किराएदार रखता तो मुझे रेंट मिलता, तो रेंट नहीं मिल रहा क्योंकि मैं ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, तो रेंट क्या हो गया मेरे लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया कि मैं कमा सकता था, नहीं कमा रहा क्योंकि मैंने ऑक्यूपाई कर ली ये स्पेस। आया या नहीं आया?
तो वही चीज कॉस्ट अकाउंटिंग में नोशनल कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर की जाती है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? कॉस्ट अकाउंटिंग में नोशनल कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कंसिडर की जाती है, जबकि फाइनेंशियल में रिकॉर्ड नहीं होती। फाइनेंशियल तो एक्चुअल बेसिस पे काम करता है, एक्चुअल कितना है, एक्चुअल कितना गया, इनकम एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस, इस पे काम करता है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? देख लो क्या लिखा है, चार्जेस इन लिeu ऑफ रेंट वेयर प्रीमिसेस आर ऑन। भाई खुद का रेंट, खुद का घर, खुद का मकान, खुद का ऑफिस, खुद की जगह होने के बावजूद हम खर्चा लिखते हैं रेंट नाम का। कहां पर? कॉस्ट अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल में नहीं लिख सकते आप, क्योंकि आपने खर्च ही नहीं करा उसे, एक्चुअल में कोई बिल पर्चा ही नहीं होगा, कोई प्रूफ ही नहीं होगा, जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। लेकिन कॉस्ट में लिखा जाता है कि अगर ये जगह किसी और को देते तो किराया मिलता, तो वो हमारी कॉस्ट है बेसिकली, हम खर्च, वो भी हमारी इन्वेस्टमेंट और एक खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट नोशनल फिगर थ्रू नोट इंकर्ड, जबकि हो गया ना, इंटरेस्ट कैपिटल होती नहीं है। अब वही वाली बात, मालिक ने धंधे में पैसा लगाया, अगर मालिक कहीं और देता तो इंटरेस्ट मिलता, तो लगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो आइए नोशनल कॉस्ट है। सैलरी ऑफ द प्रोप्राइटर एट नोशनल फिगर थ्रू नोट इंकर्ड, अब जो मालिक है, मालिक कह रहे मैं कहीं और काम करता या सैलरी कमाता, अब मैं यहाँ पे अपने लिए काम करूँ तो मैं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इनको सैलरी भी मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, वो भी कॉस्ट है, वो भी वसूलूंगा। समझ पा रहे मेरी बात? मतलब ये सारा, ये बात समझ लो, ये जो प्रोडक्ट के ऊपर इंप्लाई की जाती है ना कॉस्ट, तो कुल मिलाकर मालिक अपनी सैलरी भी, अपने पैसे का इंटरेस्ट भी, अपनी जगह का किराया भी, सब प्रोडक्ट से निकालेगा, सब कुछ प्रोडक्ट के अंदर होगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी? नोशनल डेप्रिसिएशन ऑन एसेट फुली डेप्रिशिएटेड फॉर व्हिच बुक वैल्यू इज सेल। अब ये आप समझ लो, जिस एसेट की वैल्यू 0 हो चुकी है उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है, जबकि फाइनेंशियल में नहीं हो सकता, यहां लगाया जाता है। बात क्लियर होगी? मतलब वो एसेट यूज हो रही है, एसेट है, लेकिन उसकी वैल्यू, बुक वैल्यू 0 हो चुकी है, वो किताबों से गायब हो चुकी है, लेकिन स्टिल हो सकता है कि वो एसेट यूज हो रही हो, तो उसके ऊपर भी एक, अब अगर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं जो कि फाइनेंशियल में अप्लाई नहीं कर सकते, कॉस्ट अकाउंटिंग कहती लगा, एसेट तो है ना, डेप्थ तो होगा, क्योंकि इक्वल चलना है, डेप्थ क्लियर है या नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में काम करने का थोड़ा तरीका बदल जाता है, ये कॉस्टिंग में होता है, फाइनेंशियल में नहीं होता। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आगे चलते हैं। आइटम, और ये दो डिफरेंस बताया मैंने आपको। आइटम हुज ट्रीटमेंट इज डिफरेंट इन द टू सेट्स ऑफ अकाउंट। क्लियर है? जैसे मैंने आपको बता दिया था फीफो लीफो वाला कि भैया इनकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अलग अलग है, कॉस्ट का अलग है, उसका अलग है। भाई लीफो और वहां कर रहे हैं फीफो, ये मैंने एक एग्जांपल बताया। वेरियस मतलब वैल्यूएशन करने में डिफरेंस, वेरिंग बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। अब जैसे ऑब्वियस बात है, यहाँ पर मैंने यहाँ पे बात देखिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टॉक किस पे मेजर होता है? कॉस्ट और एनआरवी, मार्केट प्राइस पढ़ा था आप सभी ने, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, जिसे आप कहते थे सीए फाउंडेशन में एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, विच एवर इज लोअर। ये रूल स्टॉक में चलता था, स्टॉक वैल्यूएशन में चलता था, फाइनेंशियल में चलता था, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं चलता। कॉस्ट अकाउंटिंग से किस पे रहती है? कॉस्ट, उसे मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस, एनआरवी से मतलब नहीं है, वो कॉस्ट पे काम करती है, प्योरली कॉस्ट के ऊपर काम करती है। तो जब ये सारी बातें होती है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा जी, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो दिए गए प्रॉफिट ये लॉसेस होते हैं वो आपस में मैच नहीं करते हैं। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? अब जिन कारणों से वो मैच नहीं कर रहे हैं उनके लिए हम स्टेटमेंट बना रहे हैं। बात क्लियर होगी? ये सारे रीजंस हमें कहां देखने को मिलेंगे? हमें देखने को मिलेंगे एक तरीके से एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। इसका प्रोसेस बड़ा आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। आपको दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं बताऊं तो एक आता था कि सीधा क्या बना डाल, सीधा बना डाल रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सीधा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना डाल। ये दूसरी वेराइटी आती है यहाँ पर कि पहले प्रॉफिट निकाल अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर प्रॉफिट निकाल अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर फाइनेंशियल और कॉस्ट को रिकंसाइल कर। समझो? तो आपको पता ही है, जहां कम काम होगा वो कम मार्क्स, जहां ज्यादा काम होगा ये सबसे मतलब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। फाइनेंशियल निकाल प्रॉफिट, कॉस्टिंग का निकाल, कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बनानी पड़ेगी? कॉस्ट शीट, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं, क्लियर है ये नहीं है? उसके बाद क्या होगा? रिकंसिलिएशन ऑफ बोथ, मतलब फिर रिकंसिलिएशन करके दिखाते, मतलब दोनों को क्या कर कंपैरिजन करके दिखा। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, अगर इस हेडिंग की बात करें, वेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी अवॉइडेड। देखो ये आपके एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं पहले बता के चल रहा हूँ। कह रहे कि ऐसा कहां पर होता है कि जब रिकंसिलिएशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इतना बता दो ऐसा कौन सा सर्कमस्टेंस है जहां पर हमें रिकंसिलिएशन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो बेटे ध्यान रखना, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग अकाउंट ऑन द बेस ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम। बस देखो दो तरीके के सिस्टम मैंने आपको बताया, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ऊपर ऊपर की मलाई, लेकिन जब हम इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड को सीखेंगे तब अच्छे से बातें करेंगे। लेकिन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है, तो इसे ध्यान में रखिए चलिएगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी? देखो इंटीग्रेटेड का मतलब है कॉस्ट और फाइनेंशियल के
एक खाते, एक किताब बना दी, बात क्लियर हो गई। और नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब है कॉस्ट का अलग खाते बन रहे, फाइनेंशियल के अलग खाते बन रहे, अलग अलग पॉलिसी बन रहे। तो नॉन इंटीग्रेटेड पे रिकंसिलिएशन चाहिए, जबकि इंटीग्रेटेड पे रिकंसिलिएशन नहीं चाहिए, बात क्लियर हो गई। तो जब हम इंटीग्रेटेड सिस्टम पे काम करते हैं तब हमें रिकंसिलिएशन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये ध्यान में रखना, बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा कुल मिलाकर बेसिक से इंट्रो था। मैं 2 मिनट के अंदर फिर से चर्चाओं में लेकर आ जाता हूँ। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग द्वारा निकाले गए प्रॉफिट और लॉस आपस में मैच नहीं करते हैं, ड्यू टू सम डिफरेंट प्रैक्टिसेस, ड्यू टू सम डिफरेंट पॉलिसीज, ड्यू टू सम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, तो उन रीजंस को हम एक स्टेटमेंट के अंदर शो करते हैं जिसका नाम है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जोर से बोलो, क्या नाम है? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बात क्लियर होगी नहीं होगी? देखिए, मैं बड़ा क्वेश्चन बाद में करूंगा, छोटा क्वेश्चन पहले करूंगा जिससे आपको पहले रिकंसिलिएशन आए। देखिए, मार्कर पेन नहीं मिला, चलो काम करते हैं। मेरे को पिंकी पेन मिल गया। क्या मिल गया बेटा जी मुझे? पिंकी पेन, पिंकी पेन, ठीक है ना। देखो, ये मेरे 2 हाथ, ये मेरा सीधा हाथ, ये मेरा उल्टा हाथ, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। देखो मैंने यहां पे क्या लिखा? सी। सर क्या लिख रहे हो ये बेटा? सी क्या लिखा मैं? सी। अब सर क्या लिख रहे हो यार, ये सी बोले जा रहे हो तुम। सी यानी कि कॉस्ट अकाउंट, कुछ और मत समझना। सी यानी कि कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। दूसरे हाथ में बेटा मैंने लिख दिया तेरा नाम लिख दिया, तेरा नाम लिख दिया, एफ यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वैसे नजर आ रहा हो नहीं हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने एफ लिख दिया। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये झापड़ लगेगा फाइनेंशियल का, ये झापड़ लगेगा कॉस्टिंग का। समझ गए मेरी बातों को? क्लियर है? तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट फाइनेंशियल, फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट। समझ गए? और इसका कहाँ यूज होने वाला है, आ जाओ। देखो, देखिए क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, पहले बता के चल रहा हूँ। और यहाँ पे हम हेडिंग भी अपनी डाल देते हैं। क्वेश्चन 5 ये मॉड्यूल क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन ये पहले बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 5 ये मॉड्यूल, देखिए क्या लिखा हुआ है। और पता क्या है, इतना आसान चैप्टर है ना ये, मतलब अगर ये छप गया ना, नंबर बट रहे हैं, नंबर बट रहे हैं, ये समझो। देखो क्या लिखा है, बहुत ध्यान से समझना जब सिखाऊंगा रिकंसिलिएशन। देखो यहाँ पे लिखा है मैसर्स एच के पियानो, ठीक है ना, कंपनी शो अ नेट लॉस। क्या लिखा है बेटा? नेट लॉस 4,16,000 एज पर देयर फाइनेंशियल अकाउंट। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अगर हम फॉलो करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें क्या दिखा रही है? नेट लॉस दिखा रही है 4,16,000 रुपए का फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, 31 मार्च का। द कॉस्ट अकाउंट हाउएवर डिस्क्लोज अ नेट लॉस 3,28,000। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या शो हो रहा है? लॉस शो हो रहा है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग आपको लॉस दिखा रही है कितने रुपए का? 3,28 का फॉर द सेम पीरियड। The following information were revealed as a result of the scrutiny of the figure of both the sets of books। कहने का मतलब मेरा ये है, कहने का मतलब ये कि नेट लॉस देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग आ रहा है लॉस इतना 4,16,000 का, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर लॉस आ रहा है 3,28,000 रुपए का। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अगर आप देखेंगे देखो यहाँ प्रॉफिट भी दिया जा सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉस भी एक तरीके का प्रॉफिट है, बट ये कौन सा प्रॉफिट है? नेगेटिव प्रॉफिट है। बात समझ में आई? तो आप इसको प्रॉफिट बोलो, बट ये कौन सा प्रॉफिट है? नेगेटिव। यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे मेरे बेटे जी? ब्रैकेट। बात क्लियर होगी नहीं होगी? हाँ जी। तो ये 3,28,000 रुपए का हमें लॉस देगा। अगर आप देखिए दोनों से क्या हो रहा है बेटा जी, मामला गंभीर आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ ये ना।
ठीक है ना। तो अब अगर इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये कारण बता रहा है कि इन कारणों से डिफरेंस पैदा हो रहा है। तो बेटा जी कुछ नहीं करने का है, कुछ नहीं करने का मेरे मोना शोना बाबू रोना राजा, कुछ नहीं करने का है। देखो जी आपने बड़े प्यार से कुछ काटते हुए क्या बनाना है, फॉर्मेट। देखो क्वेश्चन को हमेशा जब भी पढ़ोगे अपने एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन को प्यार से मोहब्बत से पुचकारते हुए पढ़ना है। क्वेश्चन को तुम प्यार दो, क्वेश्चन तुम्हें प्यार देगा और एक बार में तुम्हारा आंसर निकल के बाहर आएगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी? क्या लिखा है, पढ़े फटाफट से। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। यहां देखो पर्टिकुलर, यहां देखो डिटेल्स, यहां देखो अमाउंट। ठीक है चलो देखो सबसे पहले तुम क्या लिखना, जब तुम्हें कॉस्टिंग, तुम्हें लॉस दे रखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग वाला भी दे रखा है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला भी दे रखा है, तो हमेशा कॉस्ट लिखना। कॉस्ट के अकॉर्डिंग लिखना, आप लिखोगे नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कितने दे रखा है नेट लॉस, 3,28,000। समझ गए? ठीक है अच्छा, क्योंकि लॉस है ना तो इसे तुम ब्रैकेट में लिख देना, क्या कर देना, ब्रैकेट में। ठीक है ना, पहले नेट लॉस है, इसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया पहले ही, ब्रैकेट का मतलब माइनस। ठीक है अब देखो जैसे आप क्या करते थे बीआरएस के अंदर, अगर ऊपर लिखते थे कैश बुक तो नीचे आता था पासबुक, ऊपर लिखते थे पासबुक तो नीचे आएगा कैश बुक। तो मैंने ऊपर क्या लिखा, कॉस्ट अकाउंटिंग, यहाँ क्या आएगा, आंसर आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी कि हमें ये बात क्लियर है कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 4,16,000 आना चाहिए। हमें ये चीज क्लियर हो चुकी है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? और क्या हम यहाँ पर मन में सवाल आएगा, क्या हम यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखोगे 4,16,000 लिखोगे तो तुम्हारा आंसर 3,28 आएगा कॉस्ट का। लेकिन अगर आपको दोनों दे रखे हैं तो ज्यादातर चांस ये कहते हैं कि कॉस्टिंग को फॉलो करके चलो। बात क्लियर होगी? कॉस्ट को ऊपर लिखो और फाइनेंशियल को बाहर करो। बात क्लियर हो गई? अब कुछ आइटम जो भी रीजन है या तो ऐड होंगे या लेस होंगे। क्लियर है या नहीं है? अब जैसे जैसे मैं बोलता रहूं वैसे वैसे आप समझते रहना मेरी बात। क्लियर है या नहीं है? ठीक है ना, वैसे वैसे समझते रहना। क्लियर, जैसे जैसे मैं बोलूं समझ लो मेरी बातों को। देखो आप एक बार समझ लेना, यहाँ पर जिसे जिसे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट कहा जाता है, जिसे ओवरहेड कहा जा सकता है, तो वो नॉर्मली होते क्या, खर्चे तो होते हैं। तो ओवरहेड हो कॉस्ट हो वो खर्चे हैं कुल मिलाकर। अच्छा अब एक बात समझना, आप अगर खर्चे बढ़ेंगे, सुनो खर्चे बढ़ेंगे, आप खर्च प्रॉफिट के पॉइंट में खर्चे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, घटेगा। दोबारा बोल दे रहा हूँ, खर्चे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट घटेगा, खर्चे घटेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। इनकी इनवर्स रिलेशनशिप है खर्चे का और प्रॉफिट का। खर्चे बढ़ते हैं तो प्रॉफिट घटता है, खर्चे बढ़ते हैं तो प्रॉफिट घटता है, और खर्चे कम होते हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। ये बात क्लियर हो गई? अब इसमें उल्टा करो, इनकम रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, रेवेन्यू घटेगी तो प्रॉफिट भी घटेगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप, इसे ध्यान में रखना। क्योंकि नई बात नहीं बोली, ये आपको ऑलरेडी पता है। अभी बात मैंने क्यों बोली है अब समझना। मैं पहली ट्रांजेक्शन समझा रहा हूँ, उसे बहुत ध्यान से प्यार से सुनना और समझना। क्या लिखा है मेरे बेटा, पढ़ो जरा फटाफट से। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, ये जो शब्द हो रहे हैं ना, अंडर रिकवर्ड, ओवर रिकवर्ड, अंडर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब, ऐसे भी शब्द आ सकते हैं। अंडर रिकवर्ड, ये अंडर एब्जॉर्ब, ओवर रिकवर्ड, ओवर एब्जॉर्ब, ये जो शब्द होते हैं ये सिर्फ होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। मेरा उल्टा कॉस्ट अकाउंटिंग का था ना, ये सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज होते हैं। कहने का मतलब क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर मतलब फैक्ट्री ओवरहेड कम लिखे गए हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब क्या है, वो खर्चे, एक्सपेंस, कॉस्ट।
क्लियर है। तो फैक्ट्री वाले खर्चे कॉस्ट अकाउंटिंग में अंडर रिकवर्ड, कॉस्टिंग में कम लिखे गए हैं। अब बुद्धि का प्रमाण दो, मतलब फैक्ट्री वाले खर्चे, सुनो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे सोचना है, ठीक है। फैक्ट्री वाले खर्चे कम लिखे गए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चे कम लिखे गए हैं। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में देखो ये कॉस्ट है फाइनेंशियल है, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चे कम लिखे गए हैं, खर्चे कम है तो इनकी कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट क्या आ रहा होगा, ज्यादा आ रहा होगा। फाइनेंशियल का क्या है, मतलब इसका ज्यादा है तो उसका कम आ रहा होगा फाइनेंशियल का। मेरी बात समझ में आई नहीं, उल्टी रिलेशनशिप हो रही है, हाँ या ना। पहले दोबारा बोलेंगे, इस चीज को दोबारा सीखो। मैं कह रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर खर्चे कम लिखे गए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चे कम लिखे गए हैं, यानी कि प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, ज्यादा, यानी कि कम। इसके कंपैरेटिवली फाइनेंशियल प्रॉफिट क्या है, कम है, बोलो आए ना, यानी कि कॉस्ट ज्यादा है, फाइनेंशियल कम है। अब देखो हमारा सोल्यूशन क्या कह रहा था, हमें जाना कहाँ है, अब रास्ता ढूंढो। हम है कॉस्टिंग पे और हमें जाना कहाँ है, फाइनेंशियल पे। फाइनेंशियल का आंसर निकाला है ना, हम कहाँ है, कॉस्टिंग पे। जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, फाइनेंशियल पे। कॉस्टिंग पे है, फाइनेंशियल पे जाना है। तो बताओ बेटे यहां से यहां तक जाने के लिए क्या करूंगा, यहां से यहां तक नीचे आ रहा हूं ना, नीचे आने का मतलब क्या हुआ, माइनस कर दो। क्या कर दो बेटा जी, माइनस। आया या नहीं आया, लेस करो, लेस लेस। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, ठीक है। कितने रुपए, 6,000 रुपीज। माइनस है तो ब्रैकेट में, क्लियर है। चलो जी ये हो गया डन। अब आ जाओ दूसरे पे। दूसरे में क्या लिखा है, ध्यान दे, फिर दोबारा बोलूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, ओवर की ज्यादा लिखा हुआ है, ज्यादा रिकवर्ड किया, ज्यादा लिखा गया एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ओवरहेड खर्चा, खर्चा। कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा ज्यादा लिखा गया है, कॉस्टिंग में सुनो, कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा है, कॉस्टिंग में ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है तो प्रॉफिट क्या रहा होगा, कम। कॉस्टिंग में अब मुझे जाना कहाँ है, रास्ता वही है मेरा, कॉस्टिंग से कहाँ जाना है मुझे, फाइनेंशियल में। यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करूंगा, ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर बढ़ाना है, बढ़ाना यानी कि ऐड। ओवर एब्जॉर्ब, ओवर रिकवर्ड, कितने रुपए, 4,000, आराम आराम से, क्लियर ही नहीं है। चलो जी डन हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो थर्ड और ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये आपस में कनेक्टेड पॉइंट है, खुद दिख रहा होगा। देखो डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट 1,20, डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट 1,30। देखो फाइनेंशियल में कितना डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, फाइनेंशियल में डेप्रिसिएशन कितना लिखा हुआ है, 1,20,000 रुपए, और कॉस्ट में डेप्रिसिएशन कितना लिखा हुआ है, 1,30। अगर तुम देखोगे तो कॉस्टिंग के अंदर ज्यादा है, कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा है, खर्चा कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा है तो कॉस्टिंग में प्रॉफिट क्या होगा, कम हो रहा होगा। खर्चा ज्यादा है तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट देखना है, बार बार प्रॉफिट पे देखना है। खर्चा ज्यादा है तो प्रॉफिट कम हो रहा है ना, कितना डिफरेंस देखो, 10,000 रुपए। तो मुझे यहां से यहां जाना है, मतलब बढ़ाना है, तो क्या करूंगा, ऐड। क्या लिखूंगा यहां पर, डेप्रिसिएशन ज्यादा था ना, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज, ज्यादा चार्ज करा हुआ है, कितना, 10। डिफरेंस देखना बेटा जी, ऐड करेंगे। चलो जी ये भी डन, ये भी डन। यहां पर आ जाओ नंबर 5 पे। अब आ जाओ नंबर 5 इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत परेशानी हो ना तो मेरा नंबर लिख लो, 9953247951। एक बार वो बोल दूं, 9953247951 मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप करें। बात क्लियर हो गई, 995324। और अगर अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है तो बेटा चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, ठीक है। बिल्कुल बटन को दबा दो, तोड़ दो उस बटन को, और लोगों को शेयर कर दो बेटा, बच्चों को बता दो, क्लियर। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। अरे मैंने आपको पढ़वाया तो था यार, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, ये तो इनकम है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला, इनकम। और ये इनकम कहाँ आती है, सिर्फ फाइनेंशियल में। तो लिखा था इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, मतलब ये इनकम कॉस्ट में नहीं लिखी गई है। अब कैसे समझ लो, देखो ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट, ये फाइनेंशियल, ये कॉस्ट, ये फाइनेंशियल, ऐसा ही है। अभी तो समझना मेरे बेटे जी, ठीक है, बातों को समझना जरा। कॉस्ट में इनकम नहीं लिखी गई है, मतलब ये वाली इनकम कॉस्ट में नहीं लिखी गई है। इनकम नहीं लिखी गई है तो क्या होगा, इनकम नहीं लिखी गई है तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा। इनकम नहीं लिखी गई है तो ये ऐसे समझ लो, ठीक है ना, कि ये इनकम कहाँ लिखी गई होगी, फाइनेंशियल में,
तो फाइनेंशियल में लिखी गई तो फाइनेंशियल प्रॉफिट क्या आ रहा हो ज्यादा, क्योंकि इनकम यहाँ लिखी है, तो कुल मिला के कॉस्ट नीचे ही रहेगा और मुझे जाना है कॉस्ट से फाइनेंशियल पे, कॉस्ट से फाइनेंशियल पे, तो ऊपर जाना है मुझे, तो क्या करूंगा ऐड। बीस। एक बार और बोलूं, देखो मुझे कॉस्ट, ये मेरा कॉस्ट से फाइनेंशियल है, मुझे कॉस्ट से फाइनेंशियल में तो मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉस्ट लिखा है, मैं कॉस्ट से फाइनेंशियल पे जा रहा हूँ। लेकिन अगर बेटा मैं यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखता, अगर मैं यहाँ पर क्या लिखता फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखता, पता मैं क्या बोलता कि मुझे फाइनेंशियल से कहाँ जाना है, कॉस्ट पे जाना है। तब अगर मुझे यहाँ से यहाँ आना होता, अगर मैं फाइनेंशियल लिखता तो यही आइटम यहाँ से यहाँ होता, मैं लेस करता, उल्टा हो जाता। क्लियर ही नहीं है, मतलब ऐड वाले लेस हो जाते, लेस वाले ऐड हो जाते, आप ऐसा समझ लो। बात क्लियर हो गई, आगे चलो। उसके बाद क्या लिखा, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड। अगेन इनकम टैक्स कहाँ आता है, फाइनेंशियल में आता है इनकम टैक्स, कॉस्टिंग के अंदर इनकम टैक्स नहीं आता है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, इनकम टैक्स 1,20,000 रुपए का इनकम टैक्स, क्लियर है। तो इनकम टैक्स यानी कि खर्चा, अब ये खर्चा कॉस्टिंग में नहीं लिखा जाता, कहाँ लिखा जाता फाइनेंशियल में, खर्चा नहीं लिखा गया, कॉस्ट में खर्चा नहीं लिखा गया, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या आ रहा होगा ज्यादा, फाइनेंशियल ये खर्चा यहाँ लिखा गया तो कम होगा डेफिनेटली। मुझे कॉस्टिंग से कहाँ है, यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ आना है, लेस 1,20। ऐसे ही ट्रांसफर फीस, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है, क्रेडिट इन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्रेडिट करने का, क्रेडिट क्या होती है, इनकम होती है, डेबिट और एक्सपेंस, क्रेडिट और इनकम। तो ट्रांसफर फीस एक इनकम है जो कि कहाँ लिखी गई है, फाइनेंशियल में। अब देखो ये कॉस्टिंग है, ये फाइनेंशियल है, कॉस्टिंग फाइनेंशियल, कॉस्टिंग फाइनेंशियल, ये इनकम कहाँ लिखी गई है, फाइनेंशियल में। इनकम लिखी गई है तो प्रॉफिट क्या आ रहा होगा ज्यादा, यहाँ पे लिखी नहीं गई तो यहाँ पे कम होगा। मुझे क्या करना है, मुझे तो कॉस्ट से फाइनेंशियल जाना है, ऊपर जाऊंगा तो क्या करूंगा ऐड 2,000 रुपए। नाउ यहाँ बरेट स्टोर एडजस्टमेंट, अगेन भैया स्टोर एडजस्टमेंट वही होता है स्टॉक वैल्यूएशन, ट्रेडेड इन फाइनेंशियल बुक, मतलब इधर इनकम की तरह ट्रीट करो, सेम इसकी तरह ही है। मतलब यहाँ पे इनकम की तरह ट्रीट हुआ, प्रॉफिट ज्यादा, यहाँ कम, यहाँ से यहाँ जाना है तो ऐड, अगेन सेम ही है बेटा। ठीक है, अब देखो वैसे तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, इतना गणित आप सभी को आता है। ये देखो जो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इन नेगेटिव 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 क्या होता है, ऐड हो जाते हैं ना, तो पहले नेगेटिव वाले जोड़ लो और क्या हटाओ, प्लस वाले उसमें से हटा देना। 3, 28, 6, 1, 20। अब माइनस करो, ये अपोजिट रेशियो है ना, लो जी यहाँ पे निकल कर आ रहा है, नेगेटिव ज्यादा था तो नेगेटिव का 4,16,000 नेगेटिव यानी कि लॉस। ये क्या निकल कर आ गया आपका नेट लॉस, ऊपर कॉस्टिंग था तो नीचे क्या फाइनेंशियल पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पुराने कितने चाहिए था, ये देखो चेक करो, 4,16 ही आना चाहिए था और 4,16 ही आया, तो क्रॉस वेरीफाई हो गया। बोलिए आया या नहीं आया, आसान था, क्लियर ही नहीं है। इससे मैं पहले ये क्वेश्चन कर रहा था जिससे आप पहले पकड़ लेंगे रिकंसिलिएशन करा क्या है हमने, कि भाई डिफरेंसेस ये थे, मतलब इनकम एक्सपेंस जो कम ज्यादा थे वो हमारे पहले क्लियर हो गए। ठीक है, अब देखो मैं इसी के बेस पर ना तुम्हें क्या सिखाता हूँ, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट।
देखो आप सभी जानते हैं पर्टिकुलर अमाउंट के कॉलम खुद बना लेना, कि डेबिट साइड क्रेडिट, आप सब जानते हैं। अब आपको क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है, आप सभी जानते हैं लॉस का नेचर क्या होता है, डेबिट का, और प्रॉफिट दे रखा होता है तो प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट का। मैं एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देता हूँ, लेकिन मुझे कॉस्टिंग वाला ऊपर रखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा अगर लॉस है तो टू नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। और अगर प्रॉफिट होता तो मैं यहाँ लिखता बाय नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। बट क्योंकि मुझे तो ये गिवन ही नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा, मैं तो समझाने के लिए लिखा है। लेकिन आप समझो, जैसे होता है ना बी डी एंड सी डी, तो सी डी इधर आएगा और वो यहाँ पे जो सी डी होगा वो क्या होगा, बाय, यहाँ आएगा तो नेट लॉस आएगा एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये क्या होएगा, यहाँ प्रॉफिट आएगा टू नेट प्रॉफिट, या प्रॉफिट निकलेगा सी डी, सॉरी बी डी सी डी, ऐसे समझो, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब देखो हमें क्या गिवन है, हाँ ये हमें गिवन है लॉस 328, बोलिए हाँ, क्लियर है। अब ये नेगेटिव फिगर थी, देखो जो इसमें ऐड होंगी वो यहाँ लिखना, जो 328 में ऐड होंगी वो यहाँ लिखना, क्लियर है नहीं है, और जो लेस होंगी वो यहाँ लिखना। आप ऐसा समझो ये नेगेटिव फिगर है, जो नेगेटिव फिगर होंगी वो सारी यहाँ आएंगी, क्लियर है, और जो उसके पॉजिटिव फिगर होंगे, मतलब प्रॉफिट वाली फिगर होंगी वो यहाँ आएंगी। और नहीं तो ऐसे कर लो भैया, लॉसेस, सीधी सीधी कहानी है, क्लियर है। नहीं वही करना है जो मैं बता रहा हूँ, 328 जो भी नेगेटिव फिगर्स होंगी वो यहाँ, जो पॉजिटिव होंगी वो यहाँ, ठीक है। देखो जी, जो भी, अब नेगेटिव फिगर क्या है, नेगेटिव फिगर एक तो ये है तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, एक है तुम्हारा इनकम टैक्स, दो ही है बस, है ना। यहाँ लिखो टू फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब अंडर रिकवर्ड, कितना था, शायद 6000 था, और एक था इनकम टैक्स। मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख देता हूँ, ऑल नेगेटिव वैल्यू, ऑल नेगेटिव वैल्यू, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज थी ना ऊपर जो लेस हो रही थी, जो लेस हो रही होंगी वो वहां डाल देना। इसके पीछे लॉजिक बता देता हूँ कि देखो जो नेगेटिव नेगेटिव है वो इसके अंदर ऐड हो रही है ना, मतलब वो ये दोनों फिगर ऐसा समझो, ये दोनों फिगर इसके साथी हैं, तो जो साथी हैं वो उसके साइड रहेंगे। तो देखो जो साथी हैं वो उसकी साइड में रहे, और जो साथी नहीं है वो उसके अपोजिट में रहेंगे, समझे मेरी बात को। और जो अपोजिट फिगर पार्टी थे वो कौन कौन सी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, जल्दी ये लिखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, ये डब्बा जो बनाया ना ये मत बना देना, ये तुम्हें समझाने के लिए बनाया है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब दशक 4, डेप्रिसिएशन वो था 10, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो था 20, और क्या था, ये ट्रांसफर फी और स्टोर एडजस्टमेंट, ट्रांसफर फी करो, निकाल दो अमाउंट। देखो ये साइड
वही वाली बात जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते थे, ये साइड ज्यादा है ये साइड कम है, देख लो जोड़ो उसे, 328 प्लस 120 प्लस 6 माइनस करो 4 10 20 2 2, आपका आंसर आ गया बाहर 4,16,000, सीधा सीधा आंसर। क्लियर है? कॉन्सेप्ट बन के भी तैयार हो गया आपका। क्या लिखोगे यहां पर? ऑल पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है? अब ऐसे समझो, अगर ये नेट प्रॉफिट दे रखा होता तो नेट प्रॉफिट आप क्या करते, नेट प्रॉफिट लिखते तो ये फिगर नेगेटिव होकर पॉजिटिव हो जाती। अगर ये फिगर पॉजिटिव हो जाती तो पॉजिटिव फिगर के साथ ही कौन बने? पॉजिटिव वैल्यूज बनी, समझ गए? और साथ ही सेम साइड में आते हैं, देख लो पॉजिटिव फिगर की पॉजिटिव वैल्यूज, तो जितनी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ डालो, जितनी नेगेटिव वैल्यू वहां डालो, बात खत्म। आंख मीच के डालना, आंसर करेक्ट आएगा, बात खत्म हो। एक बात क्वेश्चन बन के तुम्हारा तैयार हो। क्लियर है ये नहीं है? बोले फटाफट से हाँ यहाँ। हाँ बच्चा, हाँ मेरे नूना बाबू, बेटा क्लियर है मेरी बात? हाँ चल, एक क्वेश्चन और कर ले फटाफट से। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इलस्ट्रेशन आपके पास ऑलरेडी सॉल्व है तो उनको आप ही कर लेना। दो ही क्वेश्चन, दो या तीन इलस्ट्रेशन है, आसान है, और इसी की टाइप के से ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अनसॉल्व्ड है इसलिए पहले करवा रहा हूँ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द फॉलोइंग बुक्स ऑफ अ कंपनी हैविंग अ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 60,000 यूनिट। क्लियर ही नहीं है? इलस्ट्रेशन ज्यादा ईजी है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं करवा दूंगा, आप मुझे बता देना, ठीक है ना। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अ कंपनी हैविंग अ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 60,000 यूनिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। कह रहे हैं कि देखिए एक कंपनी की आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फाइनेंशियल डेटा दे रखा है, और उस कंपनी की जो नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मतलब वो नॉर्मली इतना सामान बनाती है। कितना सामान बनाती है? 60,000। इसका यूज होगा वो कहाँ होगा ये बताऊंगा। क्लियर ही नहीं है? ठीक है। और ये आपको मार्च का डेटा दे रखा है, पूरे साल भर का डेटा दे रखा है। आपको दे रखी कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने पूरे साल भर 10 लाख रुपए का माल बेचा, उसके अंदर 50,000 यूनिट आती है। कंपनी के पास ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस ये कॉस्ट दे रखी है। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 150 है, जिसमें से 60% फिक्स्ड है। एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 45,000 है, जिसमें कंप्लीटली सारा फिक्स्ड है। एक्चुअल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दे रखा है 30,000, जो 40% फिक्स्ड है। क्लियर ही नहीं है? और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 15,000 रुपये, ये आपको दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया यू आर रिक्वायर्ड, क्या लिखा है, फाइंड आउट द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स ऑफ द, पूरा प्रोसीजर पूछ ले मेरे बेटे जी कि आपको प्रॉफिट निकाल के दिखाना है फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग। प्रिपेयर द कॉस्ट शीट एंड एसर्टेन द प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, assuming that the indirect expense are absorbed on the basis of normal production capacity। अब ये assumption है, अगर assumption नहीं दे रखी होती तो ये कंसोलिडेशन नहीं बन पाता। मैं पहले बता के चल रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि अगर assumption ना भी दे रखी तो भी आप assumption लेकर चलना, ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइल, और कह रहे स्टेटमेंट बना दो जिसमें आप रिकंसिलेशन कर रहे हो फाइनेंशियल और कॉस्ट बुक का। बात क्लियर होगी नहीं होगी? मतलब ये रिकंसिलेशन बनाना है, फिर प्रॉफिट निकालो, दोनों अलग अलग निकलेंगे, और क्यों अलग अलग आ रहे हैं उनका डिफरेंस, उनका मतलब डिफरेंस करके रिकंसिलेशन बनाओ। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है बच्चे, शुरू करें। देखो शुरू करने से पहले मैं एक चीज कर दे रहा हूँ, आप सभी को ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना ऑलरेडी आता है। क्लियर ही नहीं है कि भाई आप जो वो बनाते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हो? आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट निकालते हो बाय प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट। बोलो हाँ या ना? तो वो तुम्हें ऑलरेडी आती है, एक तरफ इनकम लिखो, एक तरफ खर्चे लिखो, और प्रॉफिट निकाल दो, दगापेल दगापेल दगापेल। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या बनाना पड़ता है? कॉस्ट शीट। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, हालांकि कॉस्ट शीट पढ़ाई मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट समझा दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक मोटा माटी आप सभी को ना इतना बोल दे रहा हूँ कि बेटा कॉस्ट शीट में करना क्या है। कॉस्ट शीट में दो ही कॉस्ट होती है, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं मेरे बेटे जी? ओवरहेड। ओवरहेड को लेने की एक सीक्वेंसिंग होती है, पहले कौन सा ओवरहेड लेते हो? फैक्ट्री ओवरहेड, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, फिर सेलिंग ओवरहेड। तो अगर मैं आपसे एक बात करूं कि अगर मैं रिकॉलिंग की बात करूं, ठीक है ना,
रिकॉलिंग ऑफ कॉस्ट शीट। तो दिमाग में कितना रखना, दिमाग में इतना रखना बस कि भैया पहले तुम ये लेते हो डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर डायरेक्ट कॉस्ट ले लेते हो। डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस ये सब आ जाते हैं, ठीक है ना। इनको जब तुम ऐड करते हो तो तुम्हारी क्या निकलती है, प्राइम कॉस्ट। फिर इसके अंदर तुम सीक्वेंसिंग में क्या ऐड करते हो, पहले ऐड करते हो फैक्ट्री ओवरहेड, फिर ऐड करते हो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फिर ऐड करते हो सेलिंग ओवरहेड। इतना ये इतनी सीक्वेंसिंग बहुत है, पहले समझना। इतना करने के बाद आपका आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें आप ऐड करते हो अपना मार्जिन, तब निकलती है आपकी सेल। तो हमें क्या करना है, कुल मिलाकर मार्जिन यानी कि इस प्रॉफिट की चर्चा करनी है फिलहाल तो। बस हाँ, यहाँ से यहाँ तक में हमें कुछ स्टॉक एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती है, कुछ स्टॉक एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। और वो स्टॉक एडजस्टमेंट हम करेंगे, जैसे वो WIP की और फिनिश गुड्स की और रॉ मटेरियल की तो यही हो जाती है। याद आया नहीं आया, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना, बाकी सब कुछ होता चला जाएगा। देखिए बात कर रहे हैं हम किसकी, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। ये मॉड्यूल, तो ये पहले हम तो क्या निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग। ए, लो जी, चलो देखिए सेल तो आपकी यहीं आती है पहले। 10 लाख की हमें सेल दे दी, डन। उसके बाद क्या लिखा है, कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो है ही नहीं, हटाओ। डायरेक्ट मटेरियल, अभी सारे खर्चे खर्चे डेबिट होंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। कितने देर के बेटे डायरेक्ट मटेरियल खर्चे, या आपको देर के 5 लाख और 2.5 लाख। 5 लाख और 2.5 लाख। आगे चलते हैं, एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंस 150, जिसमें 60% फिक्स है। खर्चा 150 हुआ है ना, हमें तो एक्चुअल लिखना होता है यहाँ। फैक्ट्री एक्सपेंस या फैक्ट्री ओवरहेड कुछ भी कह दो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 45, सेलिंग ओवरहेड या सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग दर का आपको 30, ठीक है। और इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसिप्ट, ये हमारी इनकम है, फाइनेंशियल में हर तरह की इनकम ली जाती है। पंद्रह,
ठीक है, अब लो जी, देखो जोड़ो उसे, 10 लाख प्लस 15 माइनस करो 5, 2.5, 1.5, 45, 30, ये बरोबर है 10, 15 माइनस 5, 2.5, 7.5, 7.5 और 1.5, 7.5 और 1.5, 7.5, 8, 9, ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो आप क्या निकालते हैं, अब बनाते हैं वो कॉस्ट शीट, कॉस्ट रिकॉर्ड। पर्टिकुलर अमाउंट, चलो ठीक है, आ जाओ। कॉस्ट शीट की शुरुआत डायरेक्ट खर्चे से, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, कितना मटेरियल का तो कंजम्पशन दे रखा है, और वेजेस कितनी 5 और 2.5, कुछ अलग बताया ही नहीं तो सेम ले लो, 5 लाख और 2.5 लाख। और जब डायरेक्ट खर्चे जुड़ते हैं तो क्या बन जाती है बेटा हमारी, फटाफट बोलो, हमारी बन जाती है प्राइम कॉस्ट, कितने रुपए की, 7.5 लाख रुपए की। डन। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, सिक्वेंसिंग कर रहे हैं ना, देख लो मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड को लेके बातें क्या कर रही है, बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड आपके 1.5 लाख है, 60% फिक्स है, 40% वेरिएबल। अब सुनते रहे ना, फिक्स वाला झोल बड़ा कैड़ा है, यहाँ पे एक चीज बोलूंगा वो समझना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। यहाँ पे लिखो पहले वेरिएबल, यहाँ लिखो फिक्स्ड। वेरिएबल तो वेरिएबल रहेगा क्योंकि वो तो यूनिट के अकॉर्डिंग चलता है, 40%, 60% फिक्स है, पहले बता के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना बढ़ेगा तुम्हारा, 1.5 लाख का 40%। तो वेरिएबल है। देखो वेरिएबल कॉस्ट तो वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी, प्रोडक्शन घटेगा तो घटेगी। लेकिन फिक्स क्या होती है, फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है मेरे बेटे जी, प्रोडक्शन आप करो मत करो, कम करो ज्यादा करो, ये लगनी है। बात क्लियर हो गई। कॉस्ट अकाउंट देखो, फिक्स कॉस्ट जो होती है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो पूरी ले ली जाती है एक्चुअल बेसिस पे, जो कि हमने ले भी ली, टोटल 1.5 लाख का था, वहां पर तो देखा ही नहीं जाता कि फिक्स है या वेरिएबल है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट है, हो गया खर्चा, खर्चा लिख बात कर, ठीक है ना, फाइनेंशियल में काम करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, वहाँ फिक्स वेरिएबल देखा जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग कहती है कि जितनी यूनिट बनी उनके अकॉर्डिंग तो वेरिएबल लगा, वो तो बात क्लियर हो गई। और अभी बातें कह रहे हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है, मतलब पहले से कुछ बना हुआ था नहीं और कुछ बचा नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि तुमने जितनी यूनिट बेची, कितनी बेची तुमने, क्वेश्चन में दे रखा है 50,000 यूनिट बेची है, जो क्वेश्चन में दे रखा है आपने 50,000 यूनिट बेची है, तो इतनी बेचेंगे, इतनी बनाई होंगी, भाई पहले से कोई फिनिश गुड्स था नहीं और एंड में कुछ बचा नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, जितना बनाया सारा बेच दिया, तभी तो कुछ नहीं बचा, और पहले तो कुछ था नहीं। क्लियर नहीं है।
तो जितनी तुम यूनिट बना रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे काम होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में चलती है एब्जॉर्प्शन बेस्ड, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चलती है, क्लियर ही नहीं है। एक एब्जॉर्प्शन टेक्निक चलती है जिसे हम ओवरहेड के अंदर पढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन बेस्ड कॉस्टिंग, क्लियर ही नहीं है। एक होती है मार्जिन, एक होती है एब्जॉर्प्शन, वो सिखाते हैं। अब इस फिक्स कॉस्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये कहा जाता है कि आप बताइए आप कितना माल बना लोगे, क्लियर ही नहीं है। 60,000 यूनिट, जैसा अगर मैं एक नॉर्मल सी बात करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ कि मान लो कि साल भर का मेरा खर्चा 1 लाख रुपए का आएगा फिक्स कॉस्ट, कितना आएगा 1 लाख रुपए का मेरा फिक्स कॉस्ट आने वाला है साल भर का। अब मेरी फिक्स कॉस्ट, मैं ये फिक्स कॉस्ट कहाँ से कवर करूंगा, पढ़ाकर। किसको पढ़ाऊंगा, बच्चों को, बोलो हाँ या ना। तो यानी कि मैं अपना खर्चा अपने स्टूडेंट्स को अलोकेट करूंगा, और कैसे अलोकेट करूंगा, जो मैं फीस चार्ज करूंगा उस फीस के अंदर मैं अपनी फिक्स कॉस्ट को भी कवर कर रहा हूँ। सही बात है ये नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है ना, फिक्स कॉस्ट एक बच्चे से तो मांगू नहीं, ये तो कहूंगा नहीं हाँ भाई बबीता बेटा 1 लाख रुपए लेकर आ चुके पापा से, ठीक है ना, क्योंकि मेरी फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए की है। ऐसा तो होगा नहीं कि एक बच्चे से 1 लाख। मैं कहूंगा कि एवरेज मेरे पास 200 बच्चे आ जाते हैं, सपोज मान के चलो एवरेज मेरे पास 200 बच्चे आ जाते हैं, क्लियर ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये सोचा है कि 200 बच्चे आ जाते हैं, आएंगे ये नहीं आएंगे, ज्यादा आएंगे कम आएंगे ये नहीं पता, प्रिडिक्शन हो रही प्रिडिक्शन कि हाँ यार मेरा पास कहता है 200 बच्चे मेरे पे आ जाता है, तो 1 लाख को मैं क्या करूंगा 200 से डिवाइड कर दूंगा, 500 रुपया। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, सुनते रहना मेरे बेटे जी, यानी कि मैंने ये सोचा कि देखो 200 बच्चे मेरे पे आ जाते हैं, ठीक है ना, 1 लाख डिवाइडेड बाय 200, सब बच्चे करके भी देखो 500, यानी कि मैं हर बच्चे से, जो भी बच्चा मेरे पास आएगा जिस क्लास का भी आएगा, ठीक है ना, उसकी फीस में 500 रुपए किस बात के लूंगा, मैं फिक्स कॉस्ट के बात के लूंगा। बोलो हाँ ये ना, बात समझ में आई नहीं आई। तो यानी कि हर बच्चे से मैं 500 रुपए कवर करूंगा फिक्स कॉस्ट के नाम के, ठीक है। ये मेरा तरीका था। अब सपोज मान के चलो बच्चे आए मात्र 100, बच्चे कितने हैं, बहुत ऐसी फिगर लेंगे जो आप हाथों से कैलकुलेट कर रहे हैं, बच्चे है 100, तो 100 इंटू 500 कितना हुआ, 100 इंटू 500 50,000 रुपए। तो मैंने हर बच्चे से 500 कवर करे, तो 100 बच्चे 100 आए एक्चुअल में मेरे पास, मैंने सोचे थे 200 आ जाते, आए 100, तो एक्चुअल में मैंने क्या हुआ 50,000 ही कवर करे। बोलो हाँ ये ना, मेरा खर्चा एक्चुअल में कितना हुआ, जो फिक्स कॉस्ट थी मेरी 1 लाख की, और मैंने हर बच्चे से 500 करके 100 बच्चों से कवर कर पाया खाली मैं, यानी कि 50,000 कवर करे, यानी कि 1 लाख में तो खाली 50,000 ही एब्जॉर्व हो पाए, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्व किया हम। और ऑब्वियस बात है था खर्चा 1 लाख का, और कवर कितना कर पाए, कवर करना एब्जॉर्व करना 50,000, इसे बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं मेरे बेटे जी, अंडर एब्जॉर्प्शन कहा जाता है कि मैंने खर्चा ज्यादा था कम कवर करा। अब एग्जाम्पल करते उल्टा कर देते हैं, मेरी इतनी बात क्लियर हो रही है, जितना सोचा था उसके, मतलब यहाँ पे थोड़ी प्रिडिक्शन चलती है, यहाँ पे तुम्हें वही चीज सिखाऊंगा। देखो मैं यहाँ पर, अब सपोज मान के चलो मेरे बच्चे आते हैं 300, तो मैं तो हर बच्चे से 500 रुपए ले रहा हूँ, हर बच्चे से जो फीस है उसकी फीस में 500 रुपए कवर कर रहा हूँ, किस बात की, फिक्स कॉस्ट के। अब 300 बच्चों से कितने कवर करूंगा, 300 इंटू 500 1.5 लाख रुपया, कितना 1.5 लाख कवर करा होगा मैंने हर बच्चे से। मेरी एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ मेरा 1 लाख, और मैंने कवर कितना कर लिया, बच्चों से रुपए कितने बटोर रही है फिक्स कॉस्ट के नाम के 1.5 लाख, मैंने ज्यादा कवर कर लिया। बोलो हाँ या ना, कितना ज्यादा 50,000, इसे बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। ओवर एब्जॉर्प्शन जो होता है ना टेक्निकली, एक आप कहोगे भैया ये तो प्रॉफिट हो गया ना, हाँ ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब है जितना खर्चा था तुम उससे ज्यादा कवर कर गए, तो ये कंपनी के लिए ओवर एब्जॉर्प्शन क्या बन जाता है, प्रॉफिट बन जाता है टेक्निकली, ऑटोमेटिक, जो कि फाइनेंशियल्स में देखने को मिलता भी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखने को मिल जाता है, क्लियर ही नहीं है। कॉस्टिंग में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कॉस्टिंग में तो एब्जॉर्प्शन चलता है ना, कॉस्ट पूरी लगाई जाती है। अब यही चीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या है कि कंपनी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 60,000 की कैपेसिटी है, तो कंपनी तो अपना खर्चा 60,000 के अकॉर्डिंग एलोकेट करेगी, जबकि कंपनी ने बनाए कितने मात्र 50,000। तो देखो पहले तो क्या करो, इसको समझने के लिए फिक्स कॉस्ट निकालो जो कि 60% है, 90,000। कंपनी बोलेगी 90,000 का जो मैं खर्चा कर रही हूँ ना फिक्स, वो 60,000 यूनिट के लिए कर रही हूँ, क्योंकि कंपनी की प्रोडक्शन की मैं 60,000 बना लेती हूँ, ठीक है ना। तो कंपनी अपना खर्चा पार्टी के 60,000 में,
बट कंपनी ने बनाए कितने, 50,000। तो देखो 90,000 डिवाइडेड बाय 60, तो कंपनी कह रही है 1 यूनिट पे 1.5 रुपये का खर्चा आएगा, तो 50,000 के अकॉर्डिंग कितना हो गया। कंपनी बोलेगी मैं खाली 75,000 ही कवर कर पाई, एब्जॉर्ब कर पाई। ये हो गया 1,35,000। क्लियर है बेटा, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, जब आप इसे ऐड कर देंगे तो ये तुम्हारा आएगा वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। WIP की एडजस्टमेंट होती है बट वो हो नहीं सकती क्योंकि WIP दे नहीं रखी। तो ये आगे तुम्हारा 885। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है तुम्हारा वो आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को लेके क्या बोला हुआ है, ये हो गई ये कि 45,000 पूरा फिक्स्ड है, जहां जहां फिक्स्ड है वहां ड्रामा होगा। क्या कंपनी बोलेगी देखो 45,000 जो मैं खर्चा कर रही हूँ वो कितनी यूनिट के लिए कर रही हूँ, 60,000 यूनिट के लिए कर रही हूँ। तो 45,000 कंपनी कवर करेगी 60,000 में, बट कंपनी ने बनाया कितना, खाली 50,000। तो कंपनी कवर कितने कर पाई, खाली 45/60 इंटू 50, कंपनी कवर कर पाई खाली 37। इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग ओवरहेड, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। अब देखो कितने लिखा है, 30,000 है, 40% फिक्स्ड है, 40% फिक्स्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, 30,000 का 60%, तीस हजार का 40%, 12,000 पे। अभी 12,000 फिक्स्ड है, कंपनी को कवर करने कितनी यूनिट में, 60 में, और कंपनी कवर कितने कर पाएगी, खाली 50,000 यूनिट का। मतलब खाली 10। या कि तुम्हारा कॉस्ट ऑफ ठीक है। इसके बाद हम ऐड करेंगे प्रॉफिट, तब जाके निकलेगी हमारी सेल। सेल के बारे में क्या है, सेम। तो कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हमारे बैलेंस निकल रहा है इतना। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग दे रही है हमें ये प्रॉफिट 14,500 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें दे रही है कितना, 40। डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को हम क्या बनाएंगे, रिकंसिलिएशन। यहाँ पर सबसे ज्यादा समझाने लायक जो बात थी ना वो यही थी, एब्जॉर्प्शन वाली बात है कि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। पहले से प्रिडिक्ट किया जाता है कि हम कितनी लागत है, कितनी लागत है या हो सकती है, वो प्रिडिक्शन बजटेड लागत और बजटेड कितनी यूनिट बनाएंगे, तो एक यूनिट को कितना बर्डन देना फिक्स कॉस्ट का
वो निकाल लिया जाता है। और फिर तुम जितनी यूनिट बनाओगे, यानी कि तुमने इतना बर्डन दिया था और इतनी तुमने क्या करा है, कुल मिलाकर इतनी यूनिट बनाई है, तो यानी कि इतना तुमने कवर कर लिया, और इतना कर लिया कवर और इतना हुआ। अब इसमें पता लग जाता है, अगर ज्यादा कवर करा है तो ओवर है, अंडर कवर करा है तो अंडर एब्जॉर्प्शन है। अंडर एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, तुम्हारा लॉस कम आएगा, मतलब प्रॉफिट कम आएगा, तो ये खर्चा ज्यादा हुआ है तुम्हारा, और ओवर में तुम्हारा प्रॉफिट ऑटोमेटिक ज्यादा आएगा। फाइनेंशियल्स में दिखता है, वो कॉस्टिंग में नहीं दिखता, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि कॉस्टिंग तो यूनिट के अकॉर्डिंग उतना ही खर्चा लेके चलती है। ठीक है, या लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ऊपर कॉस्ट अकाउंट लिख लेते हैं, कितना निकला प्रॉफिट हमारा 49,500। आंसर हमारा 40 आएगा। आंसर कितना आएगा हमारा 40। आ जाओ शुरू करें। देखो, अगर आप देखोगे डिफरेंस कहां से बना, इससे डिफरेंस नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि ये भी यहाँ पर और वहां पर दोनों सेम थे। इससे भी नहीं बना क्योंकि यहाँ पर और वहां पर बिल्कुल सेम थे। इससे भी नहीं बना क्योंकि यहाँ पर और कॉस्टिंग में बिल्कुल सेम है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इससे बनेगा। क्यों, क्योंकि ये इनकम यहाँ ली गई है फाइनेंशियल में, कॉस्टिंग में नहीं ली गई। हाथ लगा लो बेटा, ये फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल में इनकम है, इनकी फाइनेंशियल प्रॉफिट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। कॉस्टिंग में नहीं लिखा है, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम आएगा। मुझे कॉस्टिंग से फाइनेंशियल में जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो क्या करूंगा, ऐड करूंगा। कितने, 15,000 रुपये। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, सही है। आ जाओ दोबारा ऊपर आ जाओ। अब फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ है 1.5 लाख, और यहाँ कितना है 1 पैसा। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ कम है, कॉस्टिंग में कम है, फाइनेंशियल में ज्यादा है। देखो, कॉस्टिंग में ही खर्चा कम है, मतलब कॉस्टिंग में खर्चा कम है ना, कॉस्टिंग में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, इसका कम आ रहा होगा। बोलो हाँ या ना, खर्चा ज्यादा है ना यहाँ, तो मुझे कॉस्ट से क्या है ना, फाइनेंशियल में आना है ना, क्या करूंगा, लेस। डिफरेंस कितना आ रहा था, 15,000 का। क्या लिखूंगा, या तो खाली फैक्ट्री ओवरहेड लिख देना, इतना भी ठीक है, नहीं तो लिखना फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब, ये अंडर रिकवर्ड, क्योंकि कम लिखे गए हैं ना कॉस्ट अकाउंटिंग में। कितने, 15। ठीक है, अब आ जाओ दोबारा से। एडमिनिस्ट्रेशन है, कितना लिखा गया है, 45, और नीचे कितना है एडमिनिस्ट्रेशन, 37,500। मतलब अगेन सेम, यहाँ पे कम है, कॉस्टिंग में कम लिखा गया है, कॉस्टिंग में खर्चा कम लिखा गया तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, और फाइनेंशियल में कम आ रहा होगा, वहाँ खर्चे ज्यादा लिखे। मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, अगेन नीचे लेस, डिफरेंस 7500। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सेम, अंडर एब्जॉर्ब। सिमिलरली क्या बचा, सेलिंग, यहाँ 30 फाइनेंशियल में, और यहाँ 28 कॉस्टिंग में। सेम सेम है, कम लिखा गया है। सेलिंग ओवरहेड, दो, खत्म। तो देखो, ये ऐड हो रहा है और ये लेस, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड करो। 49,500 15 माइनस 15 75 2, कितना आ गया, 40। और 40 यहाँ आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेट प्रॉफिट एज पर हो गया रिकंसिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर भी हम करेंगे 2 क्वेश्चन और इसके, तो चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2 इलस्ट्रेशन बच रही है, इतनी बड़ी बड़ी इलस्ट्रेशन है मेरे बेटे जी, कि पहले प्रॉफिट निकालो एज पर फाइनेंशियल, फिर कॉस्ट के अकॉर्डिंग निकालो,
और फिर रिकंसिलेशन करो, इतनी बड़ी बड़ी है। इसमें एक काम एक्स्ट्रा करके दिखा देता हूँ, रिकंसिलेशन वाला, सॉरी मेमोरेंडम रिकंसिलेशन मांगा नहीं है लेकिन मैं बना के दिखा रहा हूँ। देखो आपके पास क्या दे रखा है, प्रॉफिट तो क्रिएट होता है, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, इतना। और मैंने क्या बोला था, ऑल पॉजिटिव फिगर, ऑल नेगेटिव फिगर। नेगेटिव फिगर कितनी है, 3, लिख दो। फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ठीक है, जो परिवार के नहीं है। 15, 75, 2, 15, 75, 2। और जो पॉजिटिव फिगर वो खाली एक है, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव 15,000 रुपये। ठीक है, ऐड प्लस करो, आना बेटा वही है 40 ही। तो क्या गेन करके तुम्हारा ये नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ये मांगा नहीं है, मैंने बना दिया सिर्फ इसलिए कि रिकॉर्डिंग हो जाएगी थोड़ी सी आप सभी के लिए। पॉजिटिव फिगर, नेगेटिव फिगर, ये परिवार का तो सेम साइड में आया, ये परिवार के नीचे तो अपोजिट में आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, पूरे तरीके से समझिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज, समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करो कि चैनल ग्रो करे, ज्यादातर बच्चों तक पहुंचे। पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग का कंटेंट यहाँ आने वाला है, क्लियर है ये नहीं है। और मैंने बोला ना, आप मेरा नंबर लिख लीजिए 9953247951, 9953247951। क्लियर है नहीं है। आपको जो भी ये वाले नोट्स चाहिए मुझे मुझसे, तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करें, आप उसे क्लेम कर सकते हैं, मांग सकते हैं इस नोट को, मैं बिल्कुल आपको दूंगा, ग्रुप के अंदर ऐड कर लूंगा आप सभी को। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।